आज हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। इस पार्ट में सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे बेटा। उसका नाम है व्हाट इज द रीजन ऑफ डिक्लाइन हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ठीक है। अच्छा, हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो हाथ से बनी माने जो हैंड माने हाथ, जो हाथ से बनी चीजें बनाती हैं। तो इसके डिक्लाइन होने के क्या कारण थे? डिक्लाइन होने के क्या कारण थे? तो देखिए बेटा, यहाँ पे तो लिखा हुआ है द मेन रीजन ऑफ डिक्लाइन इंटरेस्ट हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इज द इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई, उसका नाम था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। और डिस्क्रिमिनेटरी जो टैरिफ पॉलिसी थी वो हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री से डिक्लाइन होने का मुख्य कारण बनी बेटा। ठीक है। क्या नाम था उस पॉलिसी का? उसका नाम था बेटा डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ध्यान देखिए यार, आगे इसमें देखिए क्या होता है। दिस पॉलिसी अलाउड टू फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड फ्री इंपोर्ट ऑफ द फाइनल गुड्स ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्री टू इंडिया। देखो इसमें क्या होता था कि भारत से जो भी माल ब्रिटेन को जाएगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ब्रिटेन से जो भी माल भारत में आएगा, यानी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट जो भी ब्रिटेन के साथ हो रहा है, उस पे ना तो हमें टैक्स मिलेगा या ना हमें टैक्स देना पड़ेगा। देखो यहाँ से जो हम रॉ मटेरियल भेजते थे उसमें किसका फायदा हुआ करता था? ब्रिटेन का। वहां से जो फिनिश गुड्स हुआ आया करती थी उसमें किसका फायदा होता था? ब्रिटेन का। तो दोनों तरीके से किसका फायदा हो रहा था? ब्रिटेन का फायदा हो रहा था। तो इसीलिए उसने इस पॉलिसी को अपना लिया। उसका नाम क्या था? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। क्या नाम था उसका? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ठीक है। इसमें थर्ड पॉइंट दिया हुआ है बट हैवी ड्यूटी वाज इम्पोज ऑन एक्सपोर्ट। अगर इंडिया के लोग किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट करते थे, अगर इंडिया के लोग किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट करते थे तो उन पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता था, उनको काफी ज्यादा मात्रा में टैक्स देना होता था। तो इस तरीके से हमारा जो हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री थी क्या हो गई थी? वो डिक्लाइन हो गई थी। अब देखो क्या हुआ, डिक्लाइन क्यों हुआ? जब हमारा बेटा जब हमारा इनपुट एक्सपोर्ट पे इतना ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है तो क्या हो, हमारी चीजें बहुत महंगी हो जाया करती थी। अब देखो क्या हुआ कि जब ब्रिटिश सरकार ने सारा एक्सपोर्ट कर लिया तो वहां से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है जो फिनिश गुड्स आया करती थी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हुआ करती थी, जिससे हमारी जिसके सामने इंडियन की जो गुड्स हैं वो कम्पीट नहीं कर पाई और हमारी जो हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्या होगी? पूरी तरह से डिक्लाइन हो गई। ये मेन रीजन था। वो मेन रीजन कौन सा था? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के दौरान जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे तो हमारे फॉरेन ट्रेड की क्या कंडीशन थी? देखिए नीचे तो लिखा हुआ है यहाँ पे इंडिया बिकम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट सच एज रॉ सिल्क कॉटन एंड शुगर। देखो जो इंडिया था वो प्राइमरी प्रोडक्ट का क्या बन गया? एक्सपोर्टर बन गया, जैसे सिल्क का, कॉटन का और शुगर का। तो इन चीज को हम एक्सपोर्ट क्या करते थे ब्रिटिश रूल के दौरान। एंड द इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स का क्या हो गया? इंपोर्टर बन गया, जैसे कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ का, वुलन क्लॉथ का। ठीक है। हम क्या करने लगे? इंपोर्ट करने लगे कहाँ से? ब्रिटेन से। एंड कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, और हम कैपिटल गुड्स का भी क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे कहाँ से? ब्रिटेन से। तो ब्रिटिश रूल के दौरान हम प्राइमरी प्रोडक्ट जैसे रॉ सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, इसको तो हम क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन को। और वहां से जो हम क्या करते थे? हम कॉटन क्लॉथ्स को, सिल्क क्लॉथ्स को और वुलन क्लॉथ्स को क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे। और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री यानी कैपिटल गुड्स हुआ करती थी या मशीनरी वगैरह को भी क्या करते थे? हम इंपोर्ट करते थे कहाँ से? ब्रिटेन से। ठीक है। इसके बाद आगे देखिए दिया हुआ है यहाँ पर कि मोनोपोली कंट्रोल बाय ब्रिटेन ओवर इंडिया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। तो इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे ब्रिटेन की क्या हो गई थी? मोनोपोली हो गई थी। हाँ बेटा, इंडिया के एक्सपोर्ट पर और इंपोर्ट पर ब्रिटेन की मोनोपोली हो गई थी। मोनोपोली माने एकाधिकार। ब्रिटेन जितना चाहे उतना अपने से जितना मर्जी ट्रेड करवा सकता था इंडिया से। ब्रिटेन को जितना मर्जी ट्रेड वो ब्रिटेन करा सकता था, उसकी वो क्या हो गई थी? मोनोपोली हो गई थी। आगे देखिए लिखा हुआ पॉइंट जनरेशन ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस विच केम एट ह्यूज कॉस्ट ऑफ कंट्री इकोनॉमी। ठीक है। तो देखो क्या होता था कि जब इंडिया के एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हुआ करते थे तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्सपोर्ट सरप्लस हो गया। देखो एक्सपोर्ट सरप्लस क्या होता है? जब हमारे एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उससे जो पैसा आता है बहुत ज्यादा आता है तो उसे एक्सपोर्ट सरप्लस कहा जाता है। ठीक है। जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा हो जाते हैं तो उससे जो पैसा आता है, उससे जो मनी आती है, उस मनी को क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट सरप्लस कहते हैं। और उन्होंने एक्सपोर्ट सरप्लस के लिए देखो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सपोर्ट सरप्लस वाज यूज्ड एन ऑफिस सेटअप। तो उन्होंने एक्सपोर्ट जो सरप्लस था वो हमारे डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं किया,
उन्होंने अपने किसके लिए यूज किया, ऑफिस सेटअप के लिए यूज किया। उस एक्सपोर्ट सरप्लस का ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑफिस सेटअप के लिए यूज किया बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। किसके लिए, अपने लिए किया उन्होंने। जो भी एक्सपोर्ट सरप्लस हुआ करता था उन्होंने हमारे डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं किया, उन्होंने अपने सेटअप को करने के लिए उसका यूज किया, सेटअप लगाने के लिए यूज किया, अपने आप को मैंने एक्सपेंड करने के लिए उसका यूज किया। ठीक है, आगे देख सकते हैं, इट इज आल्सो यूज टू वार, यानी जब युद्ध होते थे, युद्ध में भी उन्होंने हमारे हमारे ही पैसों का यूज किया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने जब जितनी भी देशों से युद्ध लड़े तो उसमें किसका पैसा लगाया, इंडिया का पैसा लगाया, क्योंकि वो इंडिया को कभी डेवलप करना ही नहीं चाहते थे। जो ब्रिटिशर्स थे वो कभी भी इंडिया को डेवलप नहीं करना चाहते थे। ठीक है, अच्छा बेटा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे तो हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी। ठीक है, अच्छा देखिए इसमें, तो सबसे पहले बात करेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज लो, फॉर एग्जांपल 32 ईयर्स एज कंपेयर टू प्रेजेंट 60। देखो उस टाइम पे हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है कि जितने भी हम एवरेज ईयर जी सकते हैं, हमारे जो हम जितने भी लोग हैं वो कितना एवरेज ईयर जीते हैं, उसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है। तो उस टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा कम थी, कितनी थी, केवल 32 ईयर्स थी। और आज के समय में कितनी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो कितनी है, 68 ईयर्स हमारी एवरेज एज है, कितनी है, 68 ईयर्स। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होने के बहुत सारे रीजन थे, जैसे हेल्थ फैसिलिटीज का ना होना, गरीबी बहुत ज्यादा होती हुआ करती थी उस टाइम पे, तो सारे रीजन थे। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज वर आइदर अनअवेलेबल और व्हेन अवेलेबल वर इनएडुकेट। देखो पब्लिक जो हेल्थ फैसिलिटीज थी वो तो या तो बहुत ज्यादा कम थी, अगर थी भी तो बहुत ज्यादा अपर्याप्त थी, माने जितनी भी पूरी नहीं पड़ती थी, जितने लोग थे उसकी तुलना में हमारी जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज थी बहुत ज्यादा कम थी, जिससे हमारा हेल्थ कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सका। थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है, बर्थ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर वेरी हाई एट 48। देखो क्या बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज्यादा था उस टाइम पे, लोग पैदा भी, बच्चे बहुत पैदा हुआ करते थे, बहुत मरा करते थे। जो बर्थ रेट था वो हमारा 48 पर थाउजेंड था, एंड जो डेथ रेट था वो 40 पर थाउजेंड है। माने हर हजार में से एक पार्टिकुलर एरिया में हजार हजार पीपल में से 48 पीपल जन्म 48 बच्चे जन्म लिया करते थे, और कितने मरते थे, वो 40 बच्चे मरा करते थे। अब यहाँ पे क्या होता है कि बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होता है, ये आपको आगे समझाया जाएगा, ध्यान से आप इसको देखिएगा। ठीक है, बर्थ रेट कितना था, बर्थ रेट था हमारा 48 पर थाउजेंड और डेथ रेट था 40 पर थाउजेंड, दोनों ही बहुत ज्यादा थे। इसमें पॉइंट दिया हुआ है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज एज हाई एज 218 पर थाउजेंड एज कंपेयर टू प्रेजेंट। वो देखो उस टाइम पे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो भी बहुत ज्यादा था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें से एक साल से पहले कितने बच्चे मर रहे हैं। ठीक है, अगर एक साल से पहले जितने बच्चे मर रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि उस टाइम पे हजार में से 218 बच्चे एक साल से पहले मर जाया करते थे। हजार बच्चे जो पैदा होते थे उसमें 218 बच्चे एक साल से पहले ही मर जाया करते थे। तो उस टाइम पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था, और आज के समय में केवल कितना है, वो 40 है। कितना है कि बेटा बोला 40 है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आज के समय बहुत ज्यादा कम है, वो केवल 40 है। पहले कितना हुआ करता था, पहले 218 हुआ करता था। इसका मतलब क्या है कि हजार बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उसमें एक साल से पहले 218 बच्चे क्या होंगे, मर जाएंगे। पॉइंट दिया हुआ है, ओवरऑल द लिटरेसी रेट वाज लेस। हमारा जो लिटरेसी रेट था, यानी पढ़े लिखे लोगों की जो जनसंख्या थी बहुत ज्यादा कम थी, केवल 16% थी। उसमें से महिलाओं की जो लिटरेसी रेट था वो केवल 7% था, पुरुषों का 9% था, महिलाओं कितना था, 7% था। पोवर्टी बहुत ज्यादा फैली हुई थी, गरीबी हर जगह विद्वान थी। तो ये थे हमारे डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इसमें बात करी हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, बात करी इसमें बर्थ रेट की, डेथ रेट की बात करी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करी बेटा, इसमें लिटरेसी रेट की बात करी, पॉवर्टी की। तो इसे कहते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल, इसको कहा जाता है। एक बार दोबारा सुन लीजिए कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी, केवल उस टाइम पे 32 ईयर्स थी, यानी एवरेज जो एज जीने वाली है, इसे कहते हैं जीने वाली एज, कि जितने लोग एवरेज एज जीते हैं तो केवल 32 ईयर्स तक ये लोग जी पाते थे एवरेजली। आज से में वो बढ़ के कितनी हो गई, 68 ईयर्स हो गई है। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बहुत ज्यादा थे, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा हुआ करता था, लिटरेसी बहुत ज्यादा कम थी। इसके बाद हमारा 6 क्वेश्चन आता है, ऐसे पूछा गया है
कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर अंडर ब्रिटिश रूल के दौरान हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स एट 70 to 75%। तो उस टाइम पे क्या था, हमारा जो वर्कफोर्स का नहीं, जितने नहीं 70 से 75% लोग केवल एग्रीकल्चर सेक्टर में काम किया करते थे। 70 से 75% लोग ब्रिटिश रूल के दौरान किस पे काम किया करते थे, केवल एग्रीकल्चर सेक्टर में काम किया करते थे। इसके बाद देखिए, वेयर एज मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर अकाउंटेड फॉर द ओनली 10 टू, देखो और यहाँ पे क्या था, 15 से 20% लोग किसमें काम किया करते थे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में केवल 15 to 20% लोग काम किया करते थे। केवल 15 to 20% लोग किसमें काम किया करते थे, वो क्या करते थे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में। ठीक है, तो ये था हमारा ऑक्यूपेशनल सेक्टर, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में 70 से 75% लोग काम किया करते थे, वर्क किया करते थे। और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग या सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर होते हैं, उसमें केवल 50 to 20% लोग काम किया करते थे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है, क्या पूछा गया इसमें, पोजीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के दौरान हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कैसा था। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो सब कुछ आता है, रोडवेज वगैरह हो गए, रेलवेज हो गई, शिपिंग हो गई, ये सारी चीज किस में आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। देखिए यहाँ पे तो लिखा हुआ है, रोड्स, द कॉलोनियल administration could not accomplish much construction of roads due to the scarcity of funds। देखो फंड्स की कमी होने के कारण वो ज्यादा से ज्यादा रोड नहीं बना सके। उन्होंने जितने भी रोड बनाए वो अपने यूज के लिए बनाए, उन्होंने जितने भी रोड्स बनाए वो अपने यूज के लिए बनाए, क्योंकि उनके पास इतना फंड वगैरह नहीं था। ठीक है, आगे देखिए, द रोड वर बुल्ट फॉर मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया एंड फॉर ड्रॉइंग द रॉ मटेरियल। देखो यहाँ क्या था कि ब्रिटिश से आर्मी लाने के लिए, ब्रिटिश से जो आर्मी है लाने के लिए इस रोड को मोबिलाइज किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। और दूसरी बात, जो भी कच्चा माल था, रॉ मटेरियल्स को हम रेलवे तक पहुंचाने के लिए या पोर्ट तक पहुंचाने के लिए, जो बंदरगाह वगैरह होते हैं जहाँ पे जहाज वगैरह खड़े होते हैं, उस रॉ मटेरियल को वहां तक पहुंचाने के लिए रोड्स वगैरह डेवलप किए गए थे। उसमें इनका मेन मोटिव क्या था, अपने आप को डेवलप करना है, इंडिया को डेवलप नहीं करना। रोड्स बनाने का उद्देश्य इनका यही था कि आर्मी वगैरह को ले जाने के लिए, और आपका जो रॉ मटेरियल था, कच्चा माल था, उसको रेलवेज तक ले जाने के लिए, और दूसरा आर्मी को लाने ले जाने के लिए इन रोड्स को बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद उन्होंने रेलवे का निर्माण किया। द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल वाज इंट्रोड्यूस और रेलवे। देखो 1850 में, 1850 में सबसे पहले ब्रिटिशर्स रेलवे को लाए, और रेलवे को लाने का उनका मेन रीजन क्या था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, रेलवे वर डेवलप बाय 3 रीजन। रेलवे को डेवलप किया गया 3 रीजन की वजह से। पहला रीजन क्या था, टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर द वास्ट इंडियन टेरिटरी, ताकि इंडिया की पूरी टेरिटरी में अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित कर सके। देखो रेलवेज होगी तो लोग, जो अंग्रेज लोग थे, हर जगह इंडिया के हर जगह जाके अपने शासन किया कर सकते थे। तो उनका मेन मोटिव क्या था, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को फैलाना। रेलवे को डेवलप किया गया था अपने उद्देश्य के लिए, भारत के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अपने उद्देश्य के लिए रेलवे को डेवलप किया। दूसरा पॉइंट था इसका, टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द फॉरेन ट्रेड लिंकिंग रेलवे विद मेजर पोर्ट्स। अब देखो क्या करते थे कि जो भी ब्रिटेन से जो फिनिश गुड्स आया करती थी, या यहाँ से जो रॉ मटेरियल ब्रिटेन को जाया करता था, उसके लिए रेलवे को डेवलप किया गया था। ठीक है, ब्रिटेन यहाँ से जो आपका रॉ मटेरियल को ले जाने के लिए ब्रिटेन तक, और ब्रिटेन से जो फिनिश गुड्स थी उसको भारत में लाने के लिए रेलवे डेवलप की गई थी। ठीक है, तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट टू ब्रिटिश फंड इन इंडिया। तो इंडिया जो बेटा जो हमारे रेलवे का जो निर्माण था, मैंने रेलवे बनाई गई थी प्रॉफिट के लिए, किसके लिए, ताकि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। उन्होंने रेलवे पे इन्वेस्टमेंट किया प्रॉफिट सोचकर, उनको ये नहीं था कि इंडिया के डेवलप करना है, उन्होंने अपने उद्देश्य के लिए रेलवे का निर्माण किया। ठीक है, किसका किसका किया, रेलवे को किसके लिए बनाया, अपने लिए बनाया, इंडिया के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं थर्ड पॉइंट पे दिया हुआ है, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। उन्होंने एयर का और वाटर का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्या कंस्ट्रक्शन किया था, डेवलपमेंट की थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक मेजर फॉर डेवलपिंग द वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। तो कुछ मात्रा में उन्होंने वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट को बनाया, लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल नहीं रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत, मैंने इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ करती थी, जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो नहीं कर सके। चौथा दिया हुआ है, चौथा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था कम्युनिकेशन का। देखो कम्युनिकेशन में क्या क्या आते हैं, पोस्ट एंड टेलीग्राम वर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन।
तो उस टाइम पे जो पोस्ट थे और टेलीग्राम थे वो कम्युनिकेशन के बहुत बड़े साधन थे, उसकी वजह से कम्युनिकेशन हुआ करता था। तो लिखा हुआ है दिस द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राम वाज इंट्रोड्यूस एट द हाई कोस्ट टू सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर। देखो क्या था, उन्होंने अपने इसको डेवलप क्यों किया, टेलीग्राम को और पोस्ट को डेवलप किया अपने लॉ ऑर्डर को अच्छे से चलाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पोस्ट को, टेलीग्राफ को डेवलप किया गया। इंडिया को डेवलप करने का उनका कोई भी मोटिव नहीं था।